मैं एक स्कूल टीचर थी। मेरी क्लास के एक बच्चे के बैग से ऐसी चीज़ निकलती, शर्मिंदगी की वजह से मेरी जान निकल जाती। मेरा नाम संगीता है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक स्कूल टीचर थी। हमारे घर का माहौल बहुत ही सख्त था और मेरे जॉब करने पर भी रोक टोक थी। मैंने किसी तरह मम्मी से कहा कि पापा को मनाए, क्योंकि घर में पैसों की ज़रूरत है। हमारा कोई भाई नहीं था। जो करना था मुझे ही करना था। जब मैं सब कुछ करने के लिए तैयार थी तो पता नहीं उनको क्या परेशानी थी। हमारे स्कूल में एक अजीब तरीके का बच्चा आता था। मैं उसे अजीब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हर रोज़ अपने बैग में कोई ऐसी चीज़ डाल कर आता था जिसे देखकर मैं हैरान रह जाती थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए 3 साल होने वाले थे, लेकिन ये बच्चा 2 महीने पहले ही आया था और उसके बैग में एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं फिर खुद भी शर्मिंदा होती। ये बच्चा हमारे स्कूल में पहले नहीं पढ़ता था, इसलिए कोई इसके बारे में जानता नहीं था। वो बहुत चुपचाप और खामोश रहता था। वो 4th क्लास का बच्चा था और उसकी उम्र 12 साल हो गए। एक दिन मेरी ही ड्यूटी बच्चों के बैग चेक करने पर लगी, क्योंकि आजकल बच्चे फ़ोन और वीडियो गेम्स वगैरह बैग में रख कर लाते थे, जिनको स्कूल में लाने की परमिशन नहीं थी। इसलिए सबके बैगों की तलाशी ली जाती थी। लेकिन जब ये बच्चा मेरे सामने आया और मैंने उसका बैग खोला तो मैं हैरान रह गई। मेरे साथ खड़ी टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि कुछ नहीं और बैग को बंद करके उस बच्चे को वापस दे दिया। लेकिन जाते हुए उस बच्चे को हैरान होकर देखती रही। पहला दिन था और जब मुझे पता चला कि ये क्या कर रहा है तो मैं खामोश हो गई। अब तक बैग चेक करने की ड्यूटी मेरी थी, इसलिए स्कूल की किसी और टीचर को ये बात पता नहीं चली थी, और अगर पता चल जाती तो शायद मेरी तरह खामोश नहीं रहती। लेकिन मेरा मामला कुछ अलग था, क्योंकि इस जॉब को करने के लिए मेरे पापा बहुत ही मुश्किल से माने थे। तो मेरे अंदर डर था कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे मेरे पापा नाराज़ हो जाएं। इसलिए मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहती थी। जॉब करने के लिए अभी भी मैं लोगों के सामने डर जाया करती थी। कोई मेरे सामने आता तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर बात करने की कोशिश करती थी। मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। मैं कोशिश करती थी लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन उस बच्चे के साथ क्या किया जा रहा था? उस बच्चे का ऐसी चीज़ों तक हाथ पहुंच रहा था। क्या उसके घर में कोई उसको रोकता नहीं था? क्या वो उनके पर्सनल सामान तक भी घुसता था? क्या उसकी माँ को ये बात पता नहीं थी कि वो बैग में कौन सी चीज़ डालकर स्कूल में ला रहा है? क्या वो बाकी बच्चों को ये चीज़ें दिखाकर वक्त से पहले उन्हें बड़ा तो नहीं करना चाहता था? कहीं ऐसा तो नहीं था ये छोटा सा बच्चा बेशर्मी फैला रहा था और बच्चों के दिमाग में गंदगी तो नहीं भर रहा था? मैंने उस बच्चे पर नज़र रखने की सोची। मेरे 2 पीरियड उस बच्चे की क्लास में भी होते थे। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया करती थी, लेकिन आज मुझे उस पर नज़र रखनी थी। ये बाकी बच्चों की तरह नहीं था, लेकिन थोड़ा चुप रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। उसने पूरा दिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जो रूल से हटकर था। लेकिन एक बात ऐसी थी जो सच में बहुत अजीब थी। वो ये थी कि वो लंच टाइम में भी अपना बैग अपने साथ लेकर जाता था। वो अपना बैग खुद से दूर नहीं करता था। जब पहली बार उसने अपना बैग मुझे दिखाया था तो वो बहुत परेशान था। जब मैंने उससे कहा कि खोल कर दो, मुझे चेक करना है। मैं बात कर सकती थी टीचर से और अपने दोस्तों से भी, प्रिंसिपल से भी, लेकिन मैं इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि मैं बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस मामले को हल करना चाहती थी। आजकल के बच्चे पहले की तरह मासूम बिल्कुल भी नहीं थे। ये बहुत ही बुरी बात थी, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है और ना जाने ये लोग किस तरफ जा रहे थे। और एक हमारा घर था जहाँ पर मुझे भी फ़ोन रखने की परमिशन नहीं थी। हालांकि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी, लेकिन मुझे कभी स्कूल से आने में देर हो जाती तो बहुत डांट सुननी पड़ती थी। मम्मी कहती कि क्या करती हो, देर हो रही थी तो बता नहीं सकती थी। तो मैंने कहा कि कैसे बताती, कबूतर के ज़रिए तो पैगाम नहीं भेजती।
आपको पता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, एक छोटा सा फ़ोन रखने दें। मैं बड़ा फ़ोन नहीं रखूँगी, बस फ़ोन उठाने के लिए फ़ोन रख लूँगी। मम्मी इस बात को नहीं मानती थी। वो कहती थी कि पापा अगर परमिशन देते हैं तो रख लो, लेकिन पापा को कौन समझाता। पापा से बात करना तो बहुत मुश्किल था। वो तो मुझे नौकरी से भी निकलवा देना चाहते थे। पापा का कहना था कि जॉब करने लगी है तो अब अजीब अजीब डिमांड रख रही है, छोड़ दे नौकरी और घर बैठ। हमारे घर में बहुत परेशानी थी, लेकिन पापा ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारे यहाँ पर इतनी परेशानी है। वो कहते थे कि जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है वो अन्न भी देगा, भगवान अन्न देता है, कोई भूखा नहीं सोता। जबकि पापा घर में पैसे नहीं देते, मेरी सैलरी से ही घर का राशन पानी आता था और हम लोग भूखे रहने से बच जाते थे। लेकिन उस बच्चे की हरकतें देखकर मैं परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने उस बच्चे को रोक लिया और उससे अकेले में ले जाकर पूछा और कहा कि तुमने ये क्या डाल रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी चीज़ें क्यों स्कूल लेकर आते हो? रोज़ ये चीज़ तुम्हारे बैग में होती है, तुम्हारे मम्मी पापा है या नहीं? मैं प्रिंसिपल को शिकायत लगाऊं? उस बच्चे ने पहले तो सारी बातें सर झुकाकर आराम से सुन ली और उसके बाद उसने सर उठाया तो उसके चेहरे पर बच्चों वाले भाव नहीं थे, किसी ऐसे इंसान के भाव थे कि या तो वह मुझे मार देना चाहता है या फिर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। जैसे वो मुझे अभी कहेगा कि अच्छा तुम मेरी शिकायत लगाओगी, इतनी हिम्मत है तुम में। उसने मुझे 2 पल देखा और कहा कि तुम किसी को कुछ नहीं बता सकती। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और सचमुच मेरी सांस रुक गई थी। मैं डर गई थी, जैसे कि मुझे सच में किसी बड़े आदमी ने धमकी दी हो और कहा कि तुम कुछ नहीं बता सकती और अगर बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या कुछ ऐसा करूंगा जो तुमको हमेशा याद रहेगा। उस बच्चे के अंदर ना जाने क्या एहसास था जो मुझे महसूस हो गया और मैंने सच में किसी को कुछ नहीं बताया। मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। मैं प्रिंसिपल के सामने इस तरह की बात कैसे करती? वो बच्चों को स्कूल से निकाल देती है। हो सकता है वह सब मासूमियत में कर रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुझे मासूमियत नज़र नहीं आ रही थी। ये बात तो पक्की थी और ये भी हो सकता था कि कोई और उसके बैग में भी ये चीज़ रख रहा था और अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी। अगर मैं अब बताती भी तो मुझसे पूछा जाता कि ये सब कब से हो रहा है और अगर मैं कहती कि 2 महीने से, तो उन्होंने यही कहना था कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको किस बात का डर था कि आप भी उस बच्चे के साथ मिली हुई थी? इतनी सी बात बताने में आपको कौन सी शर्म आ रही थी? अब तो मैं बीच में फंस चुकी थी। कहते हैं कि अगर हम किसी पाप का हिस्सा नहीं होते तो मुखबिरी करते, इसलिए मैं चुप रही थी और उसकी राजदार बन चुकी थी। एक दिन उसका काम पूरा नहीं था तो मैंने उसे डांट दिया और कहा कि तुम्हारा दिमाग पढ़ाई की तरफ नहीं है, किन चीज़ों में लगाया हुआ है, इन चीज़ों से अपना दिमाग हटा लो। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस बच्चे ने प्रश्न उत्तर याद नहीं किए थे। मैं उसे 5-6 दिन से माफ़ कर रही थी। मेरी आदत नहीं थी बच्चों पर हाथ उठाने की। मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाती थी, लेकिन उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया। जब मैंने कहा कि क्वेश्चन क्यों याद नहीं है तो वो कहने लगा कि नहीं करूँगा, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। ये सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने उस बच्चे को हल्का सा थप्पड़ लगाया, लेकिन वो बच्चा ऐसे ज़मीन पर गिर गया जैसे कि मैंने उसे बहुत ज़ोर से मारा है, जबकि मैं बच्चों को ऐसे नहीं मारती थी। वो बच्चा ज़मीन पर गिरकर रोने लगा। तभी साथ वाले कमरे में से टीचर आ गई और कहने लगी, क्या कर दिया? इसे मारने की परमिशन नहीं है। मैं भी बहुत बुरी तरह घबरा गई। वो इतनी बुरी तरह से रो रहा था कि उसने रोते रोते अपना सांस बंद कर लिया। उसके घर वालों को बुला लिया गया। थोड़ी देर के बाद उसके माता पिता और वो बच्चा और मेरे साथ की टीचर जो उसे देखने के लिए आई थी, सब लोग प्रिंसिपल के कमरे में खड़े थे। कोर्ट जैसा माहौल बना हुआ था और मुझे सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया हो। अब मैं किसी को ये भी नहीं कह सकती थी कि इस बच्चे ने ड्रामा किया, जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए क्वेश्चन याद नहीं कर रहा था। मैंने इतना कहा कि मैंने हल्के से थप्पड़ मारा, लेकिन इसका पैर फिसल गया और ये गिर गया।
हमारे स्कूल का एक नियम था, हमने ये कह रखा था कि हम यहाँ बच्चों को नहीं मारते, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की पनिशमेंट देते हैं या फिर खड़ा कर देते हैं। उसने कहा कि आपको मारने की नौबत क्यों आई, आप डांट भी तो सकती थी, और कहा कि आपकी इस हरकत की वजह से मैं आपको स्कूल से भी निकाल सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैंने प्रिंसिपल से भी सॉरी बोला और जब उसके माता पिता से सॉरी बोलने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रोया ही तो है, इससे ज़्यादा तो हम इसे घर में मार लेते हैं, बच्चे शरारती हैं। उसकी माँ ने तसल्ली दी तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, हमसे गलती हुई है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था तो हम लोग आ गए, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इनको बिल्कुल भी नहीं डांटें। उन्होंने मेरा साथ दिया। वो एक अच्छी औरत लग रही थी। वो इस बच्चे को वहाँ से लेकर चली गई और प्रिंसिपल ने कहा कि उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना आज तुम नौकरी से निकाल दी जाती। आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करना। मैंने कहा आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगी। फिर मैंने अपने दोस्त को भी सब कुछ बताया तो वह हैरान हो गई। कहने लगी, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो मैंने कहा कि जो बच्चा इतना बड़ा ड्रामा कर सकता है, आज मैं उसकी वजह से नौकरी से जाने वाली थी। अगर मैंने उसी की बात बता दी तो उसे तो साफ साफ मुकर जाना था। वो बहुत शरारती और चालाक बच्चा है। उसकी माँ को भी उसके बारे में पता है, तभी तो वो मेरा साथ दे रही थी, इसलिए कुछ और ही सोचना होगा। मैंने उससे बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से बात की। अब मैं भी चालाकी करूँगी। मेरी दोस्त ने कहा कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अगर मेरी नौकरी चली जाती तो हम लोग तो भूखे मर जाते। मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिससे मेरी नौकरी को भी कोई खतरा ना हो। मुझे बच्चे की माँ बहुत अच्छी लगी थी। शायद वो अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती भी थी। उसने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात भी की थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उसी से बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे उसका नंबर कहाँ से मिलता? मैंने उस बच्चे की डायरी में देखा जिसमें उसके मम्मी पापा दोनों का नंबर लिखा हुआ था। हमारा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था। यहाँ पर हर चीज़ का ख्याल रखा जाता था। अगर किसी बात की कोई इमरजेंसी पड़ जाए, इसलिए मम्मी पापा दोनों का नंबर दिया जाता है। मैंने उसकी मम्मी का नंबर कॉपी कर लिया और घर जाकर कॉल की तो उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। उसके बाद मैंने उसे दोबारा कॉल की और फिर मैंने अपने बारे में बताया और मैंने उससे कहा कि अगर बच्चा आपके आसपास बैठा है तो आप उससे साइड हो जाइए। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र होकर बोलें कि क्या बात है। मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अकेले में, लेकिन मैं आपको स्कूल में नहीं मिल सकती, इसलिए आपको कहीं बाहर मिलना होगा। मुझे आपके बेटे के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं सोच रही थी कि वो परेशान होंगी, कुछ न कुछ बोलेंगी, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पर आसानी से आ सकती हूँ। मैंने उसे एक जगह के बारे में बता दिया। हमें वैसे भी कोई घूमने तो नहीं जाना था, हमें सिर्फ बात ही तो करनी थी। वो जगह बहुत अच्छी थी बात करने के लिए। उसने कहा ठीक है, मैं कल वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। मैंने स्कूल के बाद का टाइम बताया था क्योंकि मैं स्कूल के बाद ही वहाँ पर जा सकती थी। उस औरत से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से सुनी और मेरे साथ कोऑपरेट भी किया। अगले दिन वो मेरे सामने बैठी थी और मैंने उसे बताया कि आपका बेटा अपने स्कूल बैग में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें लेकर आता है। उसने पूछा कौन सी चीज़? मैंने बताया कि आपके बेटे के बैग में आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जो एक औरत की पर्सनल चीज़ हो सकती हैं, जो वो रोज़ इस्तेमाल कर सकती हैं, वो उसके बैग के अंदर होती हैं। और मैंने उसे बताया कि मैंने उससे बात की तो उसने मुझे तेवर दिखाए, तो मैंने उनको वो बात भी बताई उस दिन क्या हुआ था। मैंने कहा कि मैंने उसके बेटे पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया था, उसे थप्पड़ कहा भी नहीं जा सकता। मैंने सिर्फ उसकी बेइज्जती करने के लिए उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया था ताकि उसे एहसास हो और वो क्वेश्चन याद करके आया करे। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई।
तो उसने एक बच्ची की तस्वीर दिखाई और कहा कि ये मेरी बेटी है। उसने कहा, और जिस बच्चे की आप बात कर रही हैं वो मेरा बेटा नहीं है। दरअसल मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। उसमें उसकी गलती नहीं है। वो जो भी हरकत करता है वो अपने हिसाब से ठीक करता है। मैंने कहा, आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? वो अपने बैग में किसी औरत की पर्सनल चीज़ें लेकर आता है, पूरे दिन अपने बैग में रखता है। अगर हम यह तलाशी नहीं लेते तो हमें पता भी नहीं चलता। किसी को भी ये बात नहीं पता। और जब मैंने उससे बात की तो वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वह मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाएगा। वो बच्चा उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन उसकी हरकतें अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। ये कोई आम बात नहीं है। आप इसे नॉर्मल कैसे कह सकती हैं? आप उसकी माँ नहीं हैं, इसलिए आप समझ नहीं सकती। उन्होंने बताया कि दरअसल इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। वो बहुत छोटा था जब उसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। मैंने कहा कि बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। उसने कहा कि उसकी माँ इस दुनिया से नहीं गई, बल्कि इसे छोड़कर चली गई अपने किसी प्रेमी के साथ। उस टाइम चिंकू बहुत छोटा था और वो उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई और पलटकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसी वक्त से ये बच्चा सदमे में चला गया और आम बच्चे की तरह नहीं रहा। उसके बैग में उसकी माँ का एक जोड़ा और ज्वेलरी और कान का झुमका जो ये अपने पास रखता है, उसकी माँ अपने कमरे से सब कुछ ले गई और जो वो सब कुछ पीछे छोड़ गई वो इसने जमा करके अपने पास रखना शुरू कर दिया। और वो इन चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखता है, किसी को हाथ नहीं लगाने देता। इसके पापा को ये सब पता है। वो भी अपनी पत्नी को बहुत मोहब्बत करता था और उसने भी अपनी पत्नी की कुछ चीज़ें बचा रखी हैं। लोग चले जाते हैं लेकिन अपनी यादें पीछे छोड़ जाते हैं, इसलिए ये बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया। मैं इसके पापा को बहुत पहले से जानती थी। हमारे पापा आपस में दोस्त थे। दरअसल यह मेरी भी दूसरी शादी है। दरअसल मेरी जहाँ पहले शादी हुई थी वो लोग अच्छे नहीं थे। उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया और मैंने उनसे डिवोर्स ले लिया। मेरी बेटी मेरे पहले पति की ही है। मैं यही सोचकर आई थी कि इस घर को अपना घर समझूंगी, लेकिन ये मुझे भी अपनी माँ नहीं समझता। ये मुझे माँ कहकर बुलाता भी नहीं। इसके पापा भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो भी अपनी पत्नी की चीज़ों को गले से लगा कर रखते हैं, जबकि वो इन्हें धोखा देकर गई हैं। तब भी वो उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनते। कभी कभी मुझे रात को अपने कमरे से रोने की आवाज़ें आती हैं। वो उसके पापा होते हैं जो अपनी पहली पत्नी की जुदाई में रो रहे होते हैं। उसने इनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी ये दोनों उसके दीवाने हैं। वो इनको इस दुनिया में छोड़कर चली जाती तो शायद इन दोनों का सदमा इतना भारी नहीं होता। लेकिन ये दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं। मैं इन्हें प्यार करती हूँ, संभालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। वो औरत जालिम थी, लेकिन जुल्म उसने अपने साथ किया। इतना प्यार करने वाला पति और इतने प्यारे बेटे को छोड़कर चली गई। अच्छा भला ये बच्चा था, लेकिन अब ये बच्चा नहीं रहा। इसमें बच्चों वाली कोई बात ही नहीं है। ये सबसे बदतमीजी करता है, बुरी बुरी बातें करता है, उल्टे सीधे जवाब देता है, मारपीट करता है। पिछले स्कूल से भी इसलिए ही निकाला गया था क्योंकि वहाँ पर भी इसने एक बच्चे को मारा था। उसकी चीज़ों को लिए एक छोटे से बैग में डालकर अपने साथ लिए फिरता है। पति से कहा कि इसे किसी दिमागी डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन सबसे पहले उसे खुद जाना चाहिए, जिसने आज तक अपनी शादी की रिंग नहीं उतारी। मैं तो अपनी बच्ची को भी उससे दूर रखती हूँ क्योंकि वह अचानक बहुत गुस्सा करता है। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करूँगी कि मैं इस बच्चे को नॉर्मल कर सकूँ। उसने कहा, ये सब आप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैंने उस औरत का धन्यवाद किया और उसने मुझे भी यह कहा कि आप ये बात किसी को मत बताइएगा। कल को अगर कोई और टीचर इसके बैग में ये चीज़ें देख लेती है तो आप उसे समझा दीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें छीन ली जाए तो ये पागल हो जाता है और नुकसान पहुंचा सकता है। घर आई तो मैं उस बच्चे के बारे में यही सोचने लगी कि लोग कैसे अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी और दिमागी हालत बर्बाद कर देते हैं। उसकी माँ पता नहीं कहाँ बैठी अपनी ज़िंदगी में जी रही होगी, लेकिन उसका बच्चा
10 साल की उम्र से ही दिमागी बीमारियों से ग्रस्त हो गया, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूँगी। ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो लड़का जो पहले से ही किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे साथ तो उसने पहले ही बदतमीजी की थी। मैंने उससे कहा कि ये चीज़ें किस लिए अपने पास रखते हो, इतना तो बता दो, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन एक और टीचर ने उसका बैग चेक करना चाहा तो वह मेरी तरफ देखने लगा जैसे मुझसे कुछ कह रहा हो कि मुझे बचा लो। मैंने उस टीचर को बातों में लगाकर उसका वो बैग खुद देख लिया और मैंने टीचर से कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। उस दिन उस बच्चे को मुझ पर थोड़ा भरोसा हुआ और उसने मेरे साथ दोस्ती की। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। फिर हम एक दूसरे से बातें करते। फिर उसने धीरे धीरे मुझे अपनी माँ के बारे में बताना शुरू किया कि ये उसकी माँ की चीज़ें हैं। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उससे कहा कि कभी कभी हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमें अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है। मैंने उसे बहुत समझाया। मैं उससे बहुत प्यार से बात करती थी। उसे क्वेश्चन याद नहीं होते थे तो मैं उसकी मदद किया करती थी। मुझे हैरानी हुई कि वो सच में एक बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन वो डिप्रेशन में था। धीरे धीरे उसका डिप्रेशन दूर होने लगा और वह जल्द ही एक अच्छा बच्चा बन गया और अब वो सबकी इज्जत करता और सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में है, किसी दिन तुमसे मिलने आएगी, तुम उनको माफ़ कर दो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए। उनकी चीज़ों को दिल से मत लगाओ, उनकी चीज़ों को कहीं संभाल कर रख दो। उसने मेरी बात मानी और उसने ऐसा ही किया। इसी बीच मैंने उसकी माँ से कहा कि वो भी अपने पति को टाइम दे, उसका ख्याल रखे और उसे भी अपनी पत्नी की यादों से निकाले। उसने मेरी बात मानी और अपने घर का माहौल अच्छा करने की कोशिश की। फिर मैंने कहा कि अपने पति और बेटे को घर से लेकर निकला करो, बाहर जाया करो। तभी मेरी दोस्ती उसके साथ हो गई और हम दोनों एक दूसरे से बातें भी करने लगे। मैं कभी कभी सोचकर हैरान होती थी कि हम लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और वो औरत जो उस घर को बिगाड़ गई थी, अब मुझे वो घर संभालना था और वो काम मुझे भगवान ने दिया था। मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं था, मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनके चेहरे की खुशियाँ लौट आई थी। भगवान ने शायद मुझे उसका गिफ्ट दिया। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। ये रिश्ता मेरा चिंकू की मम्मी ने ही करवाया था। उनका कोई रिश्तेदार था जो कि अमेरिका में रहता था, वहाँ उसका अपना घर था। अब मैं उस घर का हिस्सा बन गई थी। अब मेरा चिंकू के घर भी आना जाना था। उसके घर में आया जाया करती थी और सब कुछ ठीक हो गया था। ज़िंदगी भर मुझे खुद पर ज़रूर फ़ख्र रहेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम ज़रूर किया था। आखिर में उस औरत के बारे में यही कहना चाहूँगी कि उसने बहुत गलत किया। उसने 2 लोगों की दिमागी हालत ख़राब कर दी, उनकी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। इतने मासूम बच्चे को उसने इतने बड़े सदमे में डाला। मैंने इंसाफ अपने भगवान पर छोड़ दिया। वो कभी भी नज़र नहीं आई, न कभी उसने फ़ोन किया। दुनिया में कैसे कैसे पत्थर दिल लोग होते हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। अगर आपने सारी कहानी सुन ली है तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें अपने से ज़्यादा अपने बच्चों और अपनों की खुशी का ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का। अगर चिंकू की माँ को ऐसा ही करना था तो उसे चिंकू के पापा से शादी नहीं करनी चाहिए थी, ना ही बच्चे पैदा करने चाहिए थे। अगर शादी हो ही गई थी तो उसे पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए थी और सब कुछ भूलकर अपने बच्चे और पति के साथ खुशी खुशी रहती, क्योंकि माँ तो ईश्वर का दूसरा रूप होती है और अगर वो ही अपने बच्चों के साथ ऐसा करेगी तो सभी का माँ शब्द से विश्वास उठ जाएगा। माँ तो माँ होती है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों,
यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।